एक बात वो हमेशा कहते थे कि नीति बहुमत और अल्पमत वाला जो खेल है ना, वो एक्चुअली ना इस सो कॉल्ड पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ठीक है, लेकिन हम आदिवासी लोग के बीच में क्या मान्यता है कि जब तक एक मुंडे भी हाँ में ना बदल जाए तब तक हम लोग उसको कन्विंस करते हैं। अभी बिल्कुल वानी भाभी ने बोला कि सब लोग बाहर आ जाएं और उसके बाद हम अंदर आएं। मैं बताना चाहूँगी कि रांची झारखंड में भी उरांव और मुंडा लोगों के बीच में ये प्रैक्टिस है। हम लोग छाई भितराना बोलते हैं। जो मृत व्यक्ति है उसको हम लोग बहुत आदरपूर्वक, हम लोग उनको नहीं मानते हैं कि वो स्वर्ग चले गए, नरक जाएंगे। हम उनको वापस उनको घर बुलाते हैं, पुरखों के बीच में शामिल करते हैं और हमेशा ये रहता है कि उनका ऑब्जर्वेशन हमारे पर बना हुआ है। तो ये वही समय था जब हम लोग अंदर लेके आ रहे थे। बिल्कुल हूबहू वही प्रोसेस होता है, बस वहाँ पे थोड़ी शांति होती है और हम लोग पंक्तिबद्ध होकर के सब अपने पुरखों को अंदर घर में प्रवेश कराते हैं। तो बिल्कुल वही माहौल लगा कि भैया हमारे साथ में हैं, अभी हैं। मैं उनके साथ तब मिली थी जब जेएनयू में वो एक IIDS के एक कार्यक्रम में आए थे और एज अ स्पीकर उन्होंने बात रखी। और खाखा सरनेम तब तक आदिवासी होते हैं ये हमारे जहन में नहीं था, लेकिन बड़ी दीदी को मालूम था कि अपने आदिवासी स्पीकर हैं, बात करते हैं। और भैया से हमारी बात हुई तो भैया ने बोला कि अच्छा जेएनयू में पढ़ रही हो, क्या पढ़ रही हो? तो मास्टर्स पढ़ रहे हैं। और उस समय मास्टर्स में पढ़ने की हमें MCM करके एक स्कॉलरशिप होती थी जो 1500 रुपये हर महीने हम लोगों को पढ़ने के लिए दी जा रही होती थी। तो भैया बोले पढ़ने के पैसे मिलते हैं, मैं भी आऊँगा। और उन्होंने MPhil में दाखिला लिया। वो मास्टर्स करके आ चुके थे फ़ॉरेन से और यहाँ पे पढ़ने के पैसे मिलते हैं ये बोल करके बोले कि मैं भी लूँगा एडमिशन। और भैया MPhil में आए। तो एक बहुत अपनापन, एक बहुत छोटे के साथ छोटा हो जाना, बड़े के साथ बड़ों जैसा होना, ये भैया का एक बहुत स्वाभाविक सा व्यवहार था जो हम लोगों ने जेएनयू में रहते हुए, JTSA परिवार में रहते हुए, आंदोलनों में रहते हुए भैया के साथ में सीखा। एक बात वो हमेशा कहते थे कि नीति बहुमत और अल्पमत वाला जो खेल है ना, वो एक्चुअली ना इस सो कॉल्ड पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ठीक है, लेकिन हम आदिवासी लोग के बीच में क्या मान्यता है कि जब तक एक मुंडे भी हाँ में ना बदल जाए तब तक हम लोग उसको कन्विंस करते हैं। तो कोई लूज़ नहीं करता है। तो डेमोक्रेसी एक्चुअली हमारे पास है जिसको कि हम लोग को सीखना चाहिए। कई सारी बात थी जहाँ पे भैया कोई स्टेज शेयर कर रहे होते थे तो बोलने के बाद बोलते थे ठीक बोला ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला। तो फिर हम लोग बोलते थे कि इस पर बात करेंगे। और फिर बहुत सारी असहमतियाँ थी भैया के साथ। जेएनयू में रहते हुए कई बार आयशा के साथ प्रोग्राम क्यों लिया जा रहा है, JTSA का क्यों बाकी संगठनों के साथ नहीं लिया जा रहा है, बहुत तरह के डिबेट्स और बहुत सारी की लड़ाइयों के साथ हम लोगों ने भैया के साथ में समय बिताया। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ लर्न किया। और मैं अपना जो PhD कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा मैं एसोसिएट अभी नहीं हुई हूँ, अभी MPhil कर रखा है और एक एडहॉक की नौकरी में हूँ। तो पिछले 9 सालों से पढ़ाने के बावजूद सिस्टम ने मुझे ये दिया है, बट स्टिल भैया के कहने पे मैंने अपना शोध विषय का चुनाव किया था। और वो रिसर्च एरिया मेरा था कि चर्च की जो मैगजीन्स छप रही थी झारखंड में, वहाँ पे आदिवासी लोग कैसा दिखाई देता है, क्या लिख पढ़ रहे थे, वो जनरेशन कौन लोग थे जिन्होंने पहली बार पढ़ा लिखा और क्या लिखा। अगर चर्च ने कुछ गड़बड़ लिखा है तो उसको खोजो, अगर आदिवासी लोग अच्छा लिख रहे हैं तो उसको खोजो। तो भैया के दबाव में और एक मतलब एक हिंट पे कि निष्कलंका का ना 100 साल हो चुका है, थोड़ा सा देखो ना क्या लिखता था पादरी लोग, ठीक है। तो मेरे मन में ये बना और मैंने इसको अपना PhD का विषय बनाया कि झारखंड में ईसाई पत्रिकाओं का कंटेंट क्या है, आदिवासी राइटर्स क्या लिख रहे थे और क्रिश्चियन मिशनरी क्या देख पा रहे थे उन लोगों के बीच में, और जो हिंदुआइजेशन का प्रोसेस उस समय भी चल रहा था वो क्या था। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ और अभी लगता है कि भैया बीच में हमको छोड़ के गए हैं और मेरा PhD अभी अधूरा है और हमको उनसे मदद लेनी चाहिए थी, टॉपिक सुझा के भागने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं मिस करती हूँ, याद करती हूँ। मैं एक भैया का एक वाक्य आपके साथ बहुत ज़रूरी रूप से डिस्कस करना चाहूँगी। वो था, हम लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में गए थे इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे परमानेंट पोजीशंस में एप्लीकेशंस बुलाए गए थे, हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे और हम लोग गए थे वहाँ। भैया का सोशियोलॉजी में नहीं हुआ, हिंदी में मेरा नहीं हुआ
और फिर हम लोग दिल्ली में आके वापस मिले। भैया बोले कि पता है नीति, चेयरपर्सन ने वहाँ पे अंदर में क्या पूछा, ये थोड़ा सा हो सकता है पर्सनल है, पर मुझे लगता है इस पर हम लोग क्योंकि परिवार बैठे हैं यहाँ पे इसलिए बात होनी चाहिए। तो उन लोगों ने वो बोला कि देखिए आपका क्वालिफ़िकेशन हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन हम लोगों को एकेडमिशियंस चाहिए, एक्टिविस्ट नहीं चाहिए। दुख हुआ। जो हमें मंच दे सकते हैं, हमारे से लेक्चर दिलवा सकते हैं, लेकिन जब उनको हमारी रोटी को सेव करने की बारी आती है तो वो एक खौफजदा माहौल में आकर के विड्रॉ कर लेते हैं, अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, जिस चीज़ को मैं कभी भूलती नहीं हूँ भैया के संदर्भ में भी। और जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज़ का एक रोल आज के समय में वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये मेरा पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से को बहुत छोटा रखूँगी। भैया हमेशा बात करते रहते थे कि हम लोगों को वही एक मुंडी को भी सहमत करना है। तो उस हिस्से में मुझे लगता है कि जब हम आदिवासी शब्द की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए इतने तरह तरह के शब्द को हम लोग चाहे अंग्रेजी के माध्यम से बोल ले या कॉन्स्टिट्यूशनल मोड में बोल ले या यूएन ने एक वर्ड दे रखा है इंडिजिनस, उसके बाद पे पढ़ ले, तो इतने डाइवर्स वर्ड्स का जो इस्तेमाल है वो नाजायज़ है, बेजा है। उस पर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग नो कहने की ज़रूरत है। अगर आदिवासी को हम आदिवासी रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा के पॉलिटिकल असर्शन की वजह से नहीं था, लेकिन उससे भी पहले हर एक कम्युनिटी, बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है आदिवासी, उस आदिवासी के पास एक अपनी आइडेंटिटी खासी होने की है, उरांव होने की है, उसके किन्नौरी होने की है, येरुला ट्राइब होने की है। तो उस पर्टिकुलर पहचान के साथ में जब एक पॉलिटिकली वो रेज करते हैं वॉइस कि हम आदिवासी हैं, और इस टर्म को ना कांग्रेस की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, ना उसके पीछे हमारे समाजशास्त्री या हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट या हमारे हिस्टोरियंस, कोई भी इस वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उनको ये बात बहुत स्पष्टता मालूम है कि जैसे ही वो बोलेंगे कि ये आदिवासी हैं तो बाइनरी वाला जो गेम चल पड़ा है उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि फिर जो आदिवासी नहीं हैं वो बाहरी हैं। और इस पूरे देश में जितना भी खेल चल पड़ा है, सेंसस का इतिहास एक बार याद कीजिए। 1871 में पहला सेंसस होता है, वहाँ से 1941 तक के सेंसस में उसको बोला जाता है आदिवासियों को कि ये तीसरी बड़ी आबादी है। 1951 में आज़ाद भारत में नहीं होता है सेंसस, 61 में पहला होता है, और 61 में वो तीसरा बड़ा आबादी को मर्ज कर दिया जाता है। कॉलम ही गायब, केवल अब सेंसस में 7 कॉलम रह जाएंगे, और उसमें हम आदिवासियों को अदर का ऑप्शन चुनना पड़ेगा, या तो हम हिंदू या ईसाई में हम डाल दिए जाएंगे। तो ये जो बदमाशी हुई है, एकेडमिक रूप से बदमाशी हुई है, हम लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा। शायद यही एक बेहतर श्रद्धांजलि हम लोग भैया के नाम पे दे सकेंगे। शुक्रिया। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.